Hello students, today we will start lesson 5 quality of your book Honeycomb. This is the chapter from your first book Honeycomb. Quality. What do you mean by quality? Quality means जिस चीज़ की बहुत ही अच्छी कह सकते हो कि जो देखने में भी बहुत ही अच्छा है और यूज़ करने में भी जो चीज़ बहुत ही अच्छी है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट मिले हमें, ठीक है, वो होती है किसी भी चीज़ की क्वालिटी। चाहे वो आपके शूज़ हो सकते हैं, ठीक है, आपके क्लोथ्स हो सकते हैं, ठीक है, आपका फूड हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है। क्वालिटी अच्छी है मीन्स वो कह सकते हो कि जैसे मान लो कोई भी फूड ले लो, ठीक है, फूड आइटम ले लिया कोई भी हमने, तो हम कह सकते हैं कि इस फूड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मीन्स ये खाने में भी बहुत टेस्टी है और इसमें हमें सारे प्रोटीन, विटामिन्स, ठीक है, इसमें जो भी चीज़ें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो सारे इसके अंदर हैं, जिससे कि हमें हमारी हेल्थ के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, ठीक है। तो वो होती है क्वालिटी। कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? अब देखो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग। क्या एक शू मेकर, क्या एक जो जूते बनाने वाला है, क्या वो एक आर्टिस्ट हो सकता है? क्या उसको हम एक कलाकार कह सकते हैं? येस, इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट एंड the same respect for it too. Mr. Gessler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. Read the story to see how he devotes his life to his art. अब देखो यहाँ पे, अगर उसके पास स्किल है, अगर उसके पास उसके काम करने का परफेक्शन है, अगर उसके पास कौशल है, अपना काम उसे अगर अच्छे से आता है, तो उसको अपने ट्रेड में, अपने काम में बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रेज़ मिलेगी, बहुत ज़्यादा उसको गर्व महसूस होगा, जैसे कि दूसरे आर्टिस्ट को होता है, और वही सेम रिस्पेक्ट उसको भी मिलेगी। मिस्टर गैसलर, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन किसके बारे में बात हो रही है? मिस्टर गैसलर। अब इस चैप्टर में मिस्टर गैसलर यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर है, ठीक है। अ जर्मन शू मेकर, जिसको क्या बोला है, ये एक जर्मनी का शू मेकर है, सेटल्ड इन लंदन, जो कि अब कहाँ सेटल हो गया? लंदन में सेटल हो गया। इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, जो कि एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, मीन्स उसको शू मेकिंग का काम उसको अच्छा लगता है, उसको बहुत ही अच्छे से आता है, वो परफेक्ट है अपने काम में। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। और अब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि कैसे उसने अपनी पूरी लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी आर्ट के लिए, अपनी कला के लिए, जो भी वो शूज़ बनाता था, जितनी मतलब पूरे स्किल के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ जो अपना काम करता था, उसके लिए कैसे उसने अपनी पूरी लाइफ लगा दी, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street and a fashionable part of London. अब देखो यहाँ पे जो इस चैप्टर का ऑथर है, जिसने ये चैप्टर लिखा है, ठीक है, चैप्टर है यहाँ पे जॉन गोल्सवर्दी। जो जॉन गोल्सवर्दी है वही यहाँ पे जो आई यूज़ हो रहा है वो उसी के लिए हो रहा है। यहाँ पे ऑथर खुद अपनी स्टोरी बता रहा है। देखो अब यहाँ पे क्या स्टोरी बताई है उसने कि मैं उसे बहुत दिनों से जानता था, मतलब जब मैं एक छोटा सा बच्चा था तब से जानता था मैं उसे, मीन्स मिस्टर गैसलर को जानता था, क्योंकि वो मेरे फादर के बूट्स बनाता था। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, और वो किसके साथ रहता था? अपने बड़े भाई के साथ उसकी शॉप में रहता था। विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन, जो लंदन के बहुत ही कह सकते हो जो बहुत ही फैशनेबल गली थी, ठीक है, जो जहाँ पे बहुत सारे लोग जो आते थे, जो जिनको फैशन की चीज़ें चाहिए होती थी, तो लंदन के उस पार्ट में एक छोटी सी गली में उनकी शॉप थी, ठीक है। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, और उनकी शॉप की एक अलग ही पहचान थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर दैन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। उनकी शॉप पे किसी भी तरह का कोई साइन नहीं था, कोई सिग्नल नहीं था, सिर्फ क्या लिखा हुआ था? गैसलर ब्रदर्स। मीन्स अब देखो यहाँ पे गैसलर और उसके भाई की शॉप है, ये दोनों ये मतलब जो दोनों भाई हैं इनकी एक ही शॉप है, तो इन्होंने शॉप का क्या नाम रखा हुआ था? गैसलर ब्रदर्स। और इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि ये शूज़ की शॉप है या
यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज़, मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट उन्होंने नहीं करी हुई थी। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और उन्होंने अपनी विंडो में अपनी जो शॉप की जो विंडो थी उसमें कुछ पेयर्स ऑफ बूट्स उसमें लगाए हुए थे। ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर्ड, वो सिर्फ वही शूज़ बनाते थे जो कि उन्हें ऑर्डर में मिलते थे। एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो भी वो शूज़ बनाते थे वो कभी भी मतलब फ़ेल नहीं होते थे फिट होने में, मतलब बहुत ही परफेक्शन के साथ वो शूज़ को बनाते थे। वो कोई भी कस्टमर अगर अपना साइज़ दे के जाता है या ऑर्डर दे के जाता था शूज़ के लिए, तो जब वो पहनता उन्हें तो बहुत ही बिल्कुल फिट आते थे, ना वो छोटे रहते थे ना बड़े रहते थे। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी दैन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। अब देखो यहाँ पे जो वो शूज़ बनाता है वो ऐसे बनाता था कि वो ऐसे लगते थे मुझे कि ये तो सही में मेरे लिए बने हैं, बहुत ही मिस्टीरियस, कि ये बनाए कैसे इन्होंने, कितने वंडरफुल है, कितने अद्भुत है। मतलब उसका काम देख के हम हैरान हो जाते थे कि कितना अच्छा काम करता है ये। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स, और मुझे बहुत ही अच्छे से याद है मैंने जो बात कही थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी उस बात को कहने में थोड़ी शर्म महसूस हुई थी। एक दिन की बात है, वेल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, जब मैं एक छोटा बच्चा था तो जब उस टाइम में मैंने जो शूज़ बनवाए थे, इज़न्ट इट ओफुली हार्ड टू डू मिस्टर गेस्लर, तो वो कहता है, मतलब यहाँ पे जो ऑथर है वो मिस्टर गेस्लर को कहता है कि आप कैसे करते हो ये काम अपना, कितना मुश्किल होता होगा आपके लिए। एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, एट इज़ एन आर्ट। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, क्या आंसर दिया मिस्टर गेस्लर ने, और देखो उसकी कैसी बियर्ड थी, कैसी दाढ़ी थी, रेड कलर की दाढ़ी थी उसकी, और उसने बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ बहुत ही मुस्कुराते हुए कहा कि ये एक आर्ट है, ठीक है, ये एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी सम एसेंस ऑफ बूट्स स्टिच्ड इनटू देम। अब देखो मतलब उसके पास जाना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता था कि मैं मतलब उसके पास रेगुलरली जाऊं या जल्दी जल्दी जाऊं, क्योंकि उसके जो शूज़ थे बने हुए वो इतने अच्छे होते थे कि वो बहुत ही मतलब बहुत ही लंबे टाइम तक चलते थे, वो कभी भी टूटते नहीं थे। बहुत ही बुरी तरह मतलब उसको पहन पहन के बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर लेते थे हम, तब भी वो टूटते नहीं थे, तो इसलिए ज़्यादा नहीं जा पाता था मैं उसके पास, बहुत ही कम जा पाता था। और उसके वो जो जिस हिसाब से जो वो शूज़ बनाता था, स्टिच करता था उनको, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मतलब जो एक टेम्परेरी शूज़ होता है, जो नॉर्मल एक शूज़ होता है, उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता था, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शूज़ ये बनाते थे। One went and not as into most shops, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited. अगर कोई भी दूसरी दुकानों की तरह अगर यहाँ नहीं जाता था, परंतु अगर मतलब कह सकते हो कि अगर मैं बहुत ही आराम से जैसे कि कोई मतलब चर्च में आराम से बैठ जाता है, वहाँ चला जाता है और एक वहाँ पे एक वुडन चेयर पे जाके इंतज़ार करता है बैठ के, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, अ गुटरल साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, अ लिटिल बैंड leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dreams of wood. अब देखो जैसे कोई चर्च में जाता है और आराम से बैठ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं जब उसकी शॉप पे गया था तो मैं बैठ गया आराम से, और वो मतलब एक उसकी शॉप में सीढ़ियाँ थी जो ऊपर से नीचे की तरफ आती थी, जो बहुत ही ज़्यादा नैरो थी, भीड़ी थी, तो एक बहुत ही ज़्यादा गटरल साउंड आती है, मतलब गड़गड़ाहट की साउंड आती है, और वो अपनी शूज़ से टिप टैप करता हुआ अपने स्लीपर को टिप टैप करते हुए वुडन स्टेयर्स पे करते हुए आता है, और फिर वो मेरे सामने खड़ा हो जाता है, और उसने क्या पहना हुआ था अब उसके बारे में बताता है। वन विदाउट कोट अ लिटिल बैंड, मतलब उसने कोई कोट नहीं पहना हुआ था, वो थोड़ा सा झुका हुआ था, उसके हाथ में एक लेदर का एप्रन था, विद स्लीव्स टर्न्ड बैक, और जो उसकी जो स्लीव्स की बाजू थी उसने मोड़ी हुई थी ऊपर की तरफ, ब्लिंकिंग एज इफ अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट्स, और वो इस तरह से उसकी आइज़ दिख रही थी कि अभी भी जैसे वो मतलब उठ के आया है, सो के उठ के आया है, और अपने शूज़ की दुनिया में से, अपने शूज़ के जो ड्रीम्स हैं, बूट्स के जो ड्रीम्स हैं, उनमें से निकल के बाहर आया।
एंड आई वुड से, और मैंने कहा, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, कैसे हो मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या तुम मेरे लिए रशियन लेदर बूट्स बनाओगे। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही केम और into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather. अब देखो, वो बिना कुछ बोले क्या करता है, वहाँ से थोड़ी देर के लिए जाता है और वो शॉप के दूसरे पोर्शन में जाता है, और जब वो आता है, और यहाँ पे देखो जो ऑथर है वो अभी भी अपनी सीट पे आराम से बैठा हुआ है, चेयर पे, और वहाँ पे मतलब देखो वो शूज़ की शॉप है और वहीं पे वो शूज़ बनाते हैं दोनों भाई। तो वहाँ पे मतलब हल्की हल्की सी स्मेल आ रही थी उन बूट्स की, उस लेदर की जो कि वो यूज़ करते थे बनाने में बूट्स को। तो यहाँ पे इंसेंस होता है, खुशबू या कह सकते हो, जो स्मेल थी उनके काम की वो आती थी वहाँ पे। सून ही वुड कम बैक, और जैसे ही वो जल्दी से आता है वापस, तो उसके हाथ में एक मतलब पीस होता है गोल्ड ब्राउन लेदर का, ठीक है, गोल्ड ब्राउन कलर का लेदर होता है उसके हाथ में। मीन्स वो लेदर मतलब लेने के लिए गया था, उसको दिखाने के लिए, ऑथर को दिखाने के लिए। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, अब उसकी आँख उसी पे थी और वो बोल रहा था, व्हाट अ ब्यूटीफुल बीस, मतलब कितना सुंदर पीस है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, और जब मैंने भी उसको एडमायर किया, उसकी तारीफ़ करी, ही वुड स्पीक अगेन, और वो दोबारा से बोला, व्हेन डू यू वांट दैम, मतलब तुम्हें ये शूज़ कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, और मैंने आंसर दिया, ओह एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इन्हें दे सकते हो। एंड ही वुड से टुमारो फोर्टनाइट, और उसने कहा कि ठीक है, मैं कल आधी रात को तुम्हें ये दे दूंगा। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, मीन्स यहाँ पे कहता है कि अगर उसका बड़ा भाई होगा तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं आऊँगा तो ठीक है, और नहीं तो अगर मैं नहीं होऊंगा तो मेरा भाई मिलेगा शॉप पे, तो तुम मुझसे पूछ लेना अपने शूज़ के लिए। देन आई वुड मर्मर थैंक यू गुड मॉर्निंग, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा मन में बड़बड़ाता हूँ और कहता हूँ, या मैं मीन्स बहुत ही खुशी के साथ कहता हूँ, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज hand, and as I moved to the door I would hear the tip tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots। और वो थैंक यू कहते हुए, गुड मॉर्निंग कहते हुए, अब गैसलर भी यहाँ पे गुड मॉर्निंग कहते हुए, ये सब उनकी बातचीत ख़त्म होती है। फिर उसके बाद वो अपने हाथ में उसका जो लैदर था उसको लेते हुए जाता है, अपनी उसी डोर की तरफ जाता है जहाँ पे वुडन की मतलब स्टेयर्स थी, सीढ़ियाँ लगी हुई थी। अब वहीं पे अपने स्लीपर्स को टिप टैप करते हुए वो स्टेयर्स पे ऊपर जाता है, अपनी जूतों की दुनिया में, अपने शूज़ के जो ड्रीम्स है उसी में चला जाता है दोबारा से। तो ये सब चीज़ें जो है ऑथर ने यहाँ पे नोटिस करी उसके शॉप में, और ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसने, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। I cannot forget the day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots creak, you know। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे, मैं नहीं जानता उस दिन के बारे में, विच आई हैड ओकेशन टू से टू हिम, कि जिस दिन मैंने उन्हें मतलब मुझे यह कहने का मौका मिला कि मिस्टर गेस्लर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रेक्ड, यू नो, कि जो मेरे लास्ट पेयर थे शूज़ के वो टूट गए हैं। ही लुकड एट मी फॉर अ टाइम, अब वो मेरी तरफ एकदम से मतलब एक समय के लिए तो मेरी तरफ देखता है बिना किसी रिप्लाई के, एज इफ़ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, और वे सोच रहा है कि ऑथर मुझे ये बात कैसे बोल सकता है कि मतलब जो तुमने मेरे शूज़ बनाए थे लास्ट टाइम वो मतलब क्रैक हो गए हैं, वो ख़राब हो गए हैं। और बहुत ही हैरानी होती है गैसलर को कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे बनाए हुए शूज़ ख़राब हो जाएं या टूट जाएं इतनी जल्दी। तो यहाँ पे जो गैसलर है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है ऑथर से कि काश ये अपनी बात जो है वापस ले ले या इस स्टेटमेंट को क्वालिफाई कर दे, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देन सेड, आई शुडेंट हैव रीड इट, डिड आई एम अफ्रेड यू गॉट दैम विद बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ, आई डोंट थिंक सो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि
ना तो मतलब यहाँ पे ऑथर ने ना तो अपनी बात वापस ली, ना ही उसमें कुछ क्वालिफाई किया, कुछ सुधार किया, बल्कि वह मतलब मतलब कुछ कहा ही नहीं उसने। बल्कि यहाँ पे जो गेस्लर था, जो मतलब ऑथर था, वो डर गया था मिस्टर गेस्लर को देख के, या मतलब ऑथर को ही थोड़ा सा डर लग रहा था कि जो ये मेरी बात है ये पता नहीं कैसे लगेगी गेस्लर को, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे शूज़ बनाता है। एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज, उस टाइम पे उसने अपनी आंखें झुका ली थी, एज ए फंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स। और वो जैसे कि अपनी मतलब किसी याद में खो गया है, या कोशिश कर रहा है उसको याद करने की, कब मैंने इसके लिए बूट्स बनाया और कब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई। एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मैंशनड दिस ग्रेव थिंग। और यहाँ पे वो सॉरी फील करता है, कहता है जेडिन दम बैक ही सैड आई विल लुक एट दम, कि आप वो शूज़ मुझे वापस कर देना, मैं उन्हें देखूंगा, मीन्स उन्हें ठीक करने की कोशिश करूंगा। जूम बूट्स ही कंटिन्यूड स्लोली आर बैड फॉर बर्ड, इफ़ आई कैन डू नॉडिंग विद डैम आई टेक डैम ऑफ योर बिल। अब देखो यहाँ पे कुछ अलग ही टाइप की लैंग्वेज लिखी है, लेकिन आप इसको देख के घबराना मत, क्योंकि ये आपकी इंग्लिश से मैच करते हुई लैंग्वेज है। तो अब यहाँ पे देखो क्या कहता है वो गेस्लर, उन्हें देखूंगा मैं, ठीक है। तुम ही कंटिन्यूड स्लोली, वो धीरे से कहता है, और फिर उसके बाद वो शुरू से ही मतलब गलत था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यदि मतलब अगर मैंने उनको कुछ नहीं अगर कुछ कर नहीं सका मैं उनका, अगर मैं उन शूज़ को रिपेयर नहीं कर पाया, तो मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा। तो उसने इसीलिए ये शूज़ वापस मंगाए कि या तो उन शूज़ को ठीक करके देगा, नहीं तो उसके पैसे वापस कर देगा, ठीक है। Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." अब देखो मतलब वंस ओनली मतलब सिर्फ एक बार ही क्या होता है, आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली इनटू हिज शॉप। यहाँ पे ऑथर जो है कि ऑथर जो है उसको एक बहुत बड़ी गलत फहमी हो जाती है, मतलब एब्सेंट माइंड होके वो शॉप पे चला जाता है, गेस्लर की शॉप पे। और वो बिल्कुल जब उसको कभी एक बार इमरजेंसी होती है, तो वो एक बहुत ही बड़ी फर्म से लेके आता है शूज़। और यहाँ पे ऑथर को याद नहीं था कि ये शूज़ उसने बिग फर्म से लिए हैं, गेस्लर से नहीं लिए, ठीक है। और उसने क्या किया, उसने ऑर्डर भी दे दिया था बिना किसी मतलब विदाउट शोइंग मी एंड लेदर, और उसको कोई लेदर भी नहीं दिखाया गया, ठीक है। आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट। और यहाँ पे देखो उसको बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही है, उसकी आइज़ बिल्कुल झुक गई, उसको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, इन्फीरियर फील हो रहा है। एट लास्ट ही सेड, और लास्ट वो क्या कहता है कि ये मे अब देखो यहाँ पे जब वो जो ऑथर है गेस्लर के पास शूज़ लेके आता है, तो गेस्लर शूज़ देखते ही बोल देता है कि ये मेरे शूज़ नहीं है, क्योंकि उसको अपने लेदर की पहचान थी, ठीक है। वो बहुत ही गुड क्वालिटी का लेदर यूज़ करता था, और उसने देखते यही बोला कि ये मेरे शूज़ नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सोरो, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. अब देखो जो उसकी टोन थी वो गुस्से वाली भी नहीं थी, दुखी वाली भी नहीं थी, और ना ही कोई सॉरी फील करने वाली थी, ठीक है। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोजन द ब्लड, लेकिन उसके अंदर कुछ था ऐसा जो कि उसके ब्लड को फ्रोज कर रहा था, मीन्स वो बहुत ही सहम गया था। ही पुट हिज हेड डाउन, और उसने अपने हाथ नीचे कर लिए और एक फिंगर प्रेस्ड करी उसी जगह पे जहाँ पे जो वो लेफ़्ट बूट जो था वो जो कंफर्टेबल नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी सी फिंगर उसने प्रेस करी, उसके बाद देखो क्या होता है, इट अर्ट्स यू डियर डेयर ही सैड डज बिग वर्म्स अवे नो सेल्फ रिस्पेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो वो फिर उंगली लगा के वो जगह दिखाता है उस लेफ्ट बूट पे कि देखो ये चीज़ तुम्हें तकलीफ़ दे रही थी। ये जो बड़ी कंपनियाँ होती है ये अपनी रिस्पेक्ट पता नहीं ये कैसे लोग होते हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं, और ये बहुत ही बैड क्वालिटी का लेदर यूज़ करके ये बूट्स बनाते हैं। और एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन अवे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। और उसके बाद
जैसे ही फिर से वो चीज़ उसके अंदर गई तो दोबारा से उसने बोला कि ये तो बहुत ही लंबे टाइम तक नहीं रहने वाला था, और वो बोलता रहा ये तो सिर्फ इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड। ये वो टाइम था कि जब मैंने मतलब इस तरह से उसको सुना और उसने डिस्कस करी अपनी कंडीशन, अपनी हार्डशिप अपनी ट्रेड के लिए। मतलब फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जब गेस्लर ने बताया कि हम कितनी मेहनत के साथ अपना काम करते हैं, अपने इस प्रोफेशन को कंटिन्यू रखते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमें मिलता कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से उसने अपनी कंडीशन उसके आगे रखी। उसके बाद देखिए क्या होता है, डी गेट इट ऑल ही सैड, डी इट गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नोट बाय वर्क। और क्या कहते हैं यहाँ पे कि उसने ये भी कहा कि उन्हें सब मिल जाता है। ठीक है, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने शूज़ की परचेज़ करते हैं, अपनी चीज़ों को परचेज़ करते हैं, लेकिन वो खुद काम नहीं करते हैं मेहनत के साथ। और क्या होता है फिर बाद में कि वे मतलब उन लोगों की वजह से जो हमारा प्रोफेशन है, जो हमारी मेहनत है, वो ख़राब हो जाती है। और हम इतना डेडिकेशन के साथ अपने बूट्स बनाते हैं, और वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करके अपनी बैड क्वालिटी का शूज़ भी बेच देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। एवरी ईयर इट गेट्स लेस यू विल सी। और हर साल तुम देखते हो कि कैसे मतलब हमारा जो काम है वो कम हो जाता है, हमें पैसे कम मिलते हैं। एंड लुकिंग एट हिज lined face, I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard। अब देखो यहाँ पे आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, इससे पहले मैंने कभी भी उसको नोटिस नहीं किया था, उसकी ये इतनी कड़वी बातें जो थी, या इतना मतलब बिटर जो उसने स्ट्रगल किया है, इतना मतलब मेहनत करी है उसने पूरी लाइफ। और व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स, और उसके बहुत ही सारे ग्रे हेयर्स उसकी रेड बियर्ड में से दिख रहे थे, अचानक से दिखने लगे कि मतलब इसने अपनी लाइफ जो है इस प्रोफेशन में दे दी, और इसकी वजह से इसकी ये एज भी होती जा रही है। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पे उसने इतना डेडिकेशन दिखाया है अपने काम के लिए। तो ये चैप्टर जो है आपका 2 पार्ट्स में कवर करेंगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन। द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।